लिंगेऽर्चिते अर्चितं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमं संसाराम्बुद्धिमग्नानां नान्यत्तरणसाधनम्। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। आज आप लोगों के सामने मैंने परसों दिन एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें विवाह किससे होगा, कब होगा, किनसे करना बेहतर होगा, इस पे एक कार्यक्रम बनाया था। तो बहुत लोगों ने वो कमेंट में लिखा कि कार्यक्रम समझ में नहीं आया। उसमें मैंने 2 सिद्धांत बताए थे, जिसमें से पहला सिद्धांत चंद्रमा को लेकर के था। आज उसी कार्यक्रम को अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, जिसमें से पहला सिद्धांत बता रहा हूं। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ भी बताऊंगा, जो कि शिव पुराण से लिया गया है। विषय कहता है कि जब जन्म कुंडली के चंद्रमा जिस भी भाव में बैठे हों, तो जिस राशि में बैठेंगे, कोई ना कोई एक राशि तो उनकी बनेगी। तो चंद्रमा आपकी कुंडली में जहाँ बैठे हैं उस भाव के ठीक सामने वाले भाव में, तो किसी भी भाव का जो सामने होता है वो यहाँ जब कोई ग्रह बैठेगा तो इसके सामने ये वाला भाव होगा, है ना। ठीक उसका 7वां भाव उसका सामने वाला भाव होता है। जैसे कि पूरक, मतलब आप मेरे पूरक बैठे हैं, मैं आपके सामने, आप मेरे सामने। तो यहाँ द्वितीय भाव का पूरक अष्टम भाव होगा, लग्न का पूरक सप्तम भाव होगा। तो जो उस कार्यक्रम में मैंने सिद्धांत बताया था कि विवाह हम किससे करें, किस व्यक्ति या किस जातक या किस जातिका से मेरा विवाह बहुत ही उच्चतम स्तर का होगा, विवाह के बाद उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, सुख अच्छा होगा, एक दूसरे को हमारे भाग्य का सपोर्ट मिलता रहेगा, हमारे बीच में झगड़े नहीं होंगे, तलाक की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। हम ये मान सकते हैं और ये भी स्वीकार करेंगे कि ये जो सिद्धांत है ये भी बताएगा कि ये व्यक्ति जो आपके जीवन में आया है वो इस जन्म में सिर्फ पहली बार नहीं मिला है, बल्कि आपका संबंध जन्म जन्मांतर का है ना। तो अगर कुंडली मिलान क्या है, वस्तुतः पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल, ये जो 5 महाभूत हैं, ये सामने वाले के शरीर में कितने प्रतिशत उपस्थित हैं और आपके शरीर में कितने प्रतिशत की उपस्थिति है, ये दोनों जब बैलेंस होते हैं तो पति और पत्नी का संबंध बड़ा ही खुशहाल बीतता है। लेकिन अगर ये बहुत ही फ्लक्चुएशन में होते हैं या बहुत बैलेंस नहीं होते, या इन दोनों स्थितियों में जो दोनों जातक और जातिका हैं इनमें इन अवयवों की कमजोरी रहती है या प्रायः ठीक नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में विवाह में कमजोरी बीतती है। तो सिद्धांत कहता है कि जिस भी राशि में चंद्रमा बैठे हों उसके ठीक 7वें भाव में जो राशि बन रही हो, उस राशि और उस लग्न के व्यक्ति से, चाहे जातक हो या जातिका से, आपका विवाह ये बताता है कि हाँ, ये व्यक्ति आपको पूर्व जन्म से मिला हुआ है और इस व्यक्ति के साथ आपके संबंध टूटने वाले नहीं बनेंगे। इसका एक और भी दूसरा सिद्धांत मैंने बताया था कि जैसे यहाँ 7 नंबर की राशि बनी है, तो आपकी कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठे होंगे वहाँ से जो 7वें भाव की राशि बनी होगी उसका जो स्वामी ग्रह है, जैसे 7 नंबर की राशि बनी तो 7 नंबर के अधिपति शुक्र होते हैं, लेकिन उनकी एक और भी राशि होती है वृष राशि। तो वृष राशि और वृष लग्न के जातक जातिका से भी आप विवाह कर सकते हैं और उनके साथ आपके विवाह को उत्तरोत्तर प्रगति प्राप्त होती है। अब समझ में आ गई होगी बात। वो उस दिन शायद मैं अच्छे से समझा नहीं पाया था। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपकी कुंडली में वृष राशि के चंद्रमा बैठे हैं, तो आपकी कुंडली के 7वें भाव में जो उसकी राशि बनेगी उसमें सामने जस्ट 8 नंबर की राशि बनेगी। तो 8 नंबर के अधिपति होते हैं मंगल देव, जिनकी एक और भी राशि होती है मेष राशि। इसका अर्थ होगा कि जो व्यक्ति वृष राशि का होगा उसको वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न या मेष राशि या मेष लग्न के जातिका या जातक से विवाह करना चाहिए।
और ये संबंध ये बताएगा कि आप उस जातक से विवाह कर रहे हैं या जातिका से विवाह कर रहे हैं तो व्यक्ति आपके जीवन में पहली बार नहीं आया है, वो संबंध आपका पूर्व जन्म का भी है, जन्म जन्मांतर का है। अब समझ में आ गया। तीसरा उदाहरण दे देता हूं। मान लीजिए यहां पे मीन राशि में किसी की जातक की कुंडली में या जातिका की कुंडली में चंद्रमा बैठे हैं, तो ठीक इसके 7वें भाव में कन्या राशि बनेगी। तो अब जो मीन राशि और मीन लग्न के जातक हैं उनका विवाह होना चाहिए कन्या राशि कन्या लग्न से, या बुध की दूसरी राशि बनती है मिथुन राशि मिथुन लग्न से। यानी कि उस जातक का विवाह या तो मिथुन राशि मिथुन लग्न से हो या कन्या राशि कन्या लग्न से हो। मतलब ये 4 स्थितियां जो बनती हैं आप उनके साथ विवाह में जा सकते हैं। ये वही सिद्धांत था जो मैंने परसों बताया था। बहुत लोगों ने लिखा था कि समझ में नहीं आया, इस वजह से मैंने कहा कि इसको आज बहुत ही सलीके से समझा देते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा। मतलब अब हमें ये कंफ्यूजन मिट जाए कि मेरा विवाह किससे होगा। अब इसमें आपको मदद कैसे मिल सकती है। मान लीजिए आपके बच्चे के लिए या आपकी बिटिया के लिए 5 कुंडलियां आती हैं। अब आप अगर ज्योतिष की समझ रखते हैं तो क्या करेंगे कि 5 कुंडली में से वैसी कुंडली चुनेंगे जो आपकी बिटिया की कुंडली के हिसाब से 7वें नंबर की राशि बन रही हो। अब जो लड़का उन 5 कुंडलियों में से जो राशि आपने निकाली अपनी बिटिया के लिए, मेष निकाला, वृष निकाला, कन्या, जो भी निकाला, वो जो लड़का होगा उसके साथ आप कुंडली पहले मिलाएंगे। उसके साथ अपनी बच्ची की कुंडली मिला करके उसका भावों का संबंध देखेंगे, ग्रहों का संबंध देखेंगे, नाड़ी, भकूट, दोष, अष्टकूट और जो कूट मिलान होता है उसको मिलाएंगे और तब आगे जाएंगे। ऐसी स्थिति में ये ज्योतिष शास्त्र हमारी बड़ी मदद कर जाता है। उससे हमें एकदम बिल्कुल हम निश्चिंत होते हैं कि नहीं, तत्वों का मेल ठीक है तो विवाह का मेल ठीक है ना। और ये बात बहुत ही साधारण ज्योतिषी की नहीं है, यह हमारे पूर्व के आचार्य के मत हैं। पाराशर ज्योतिष का ये सर्वमान्य सिद्धांत है ना। उसके साथ साथ वाराहमिहिर आचार्य ने भी इस सिद्धांत की बड़ी अच्छी ही जो है वो विश्लेषण इसका किया हुआ है। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूँ। भगवान वेदव्यास लिखते हैं कि एकमात्र शिव जी की पूजा कर लेने से समस्त चराचर जगत की पूजा अर्चना हो जाती है। क्लियर है। आप किसी की पूजा करें ना करें, आप कोई दान पुण्य नहीं कर रहे, कोई तीर्थ नहीं किया, कोई दर्शन नहीं किया, किसी के पास कभी नहीं गए और सिर्फ घर में बैठ करके पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते रहे तो आपको समस्त संसार के समस्त देवताओं की पूजा का फल मिल जाता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।